यानी कि हर प्रकार से दलितों को सताया जा रहा था। तो इसमें भी कई सारे लूप होल हैं। उन्हें मारते, उनके घर जला देते, जिसे एक्चुअल में आरक्षण मिलना चाहिए उसे तो नहीं मिलेगा। देखिए, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण बड़ा मुद्दा है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं कि इससे ठीक से समझकर इसके कारण होने वाले विवादों को हम रोक ना पाएँ। सबसे पहले आरक्षण को समझने के लिए निष्पक्ष होना ज़रूरी है, यानी कि इस बात को भूलकर कि हमें आरक्षण मिल रहा है कि नहीं, इससे हमें प्रॉफिट है कि नहीं, इस बात को भूलकर आरक्षण को समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यह समझने से पहले कि आरक्षण क्या है, कुछ पॉइंट पहले समझ लेते हैं जिससे आरक्षण को समझने में आसानी होगी। पहले जान लेते हैं हिंदू में जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से एक है कि मनुस्मृति एक बुक है जिसे हिंदू कानून की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक बुक माना जाता है। बताया जाता है कि ये बुक 1000 ईसा पूर्व की है। ये बुक समाज में व्यवस्था और नियमितता को आधार मानकर इसे स्वीकार करती है। इस बुक के हिसाब से ब्रह्मांड के जो पहले मनुष्य थे उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया और उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग जाति का निर्माण हुआ। जैसे उनके सिर से ब्राह्मण बने, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय बने, उनके थाई से वैश्य बने और उनके पैर से शूद्र बने, और इन सभी जातियों को उनके काम के हिसाब से बांट दिया गया। जैसे ब्राह्मण पुजारी और अध्यापक बनेंगे, क्षत्रिय राजा और योद्धा बनेंगे, वैश्य किसान व्यापारी सेठ बनेंगे, शूद्र इन सब के लेबर यानी कि सेवक बनेंगे, और दलितों को इससे अलग रखा गया, बल्कि उन्हें समाज से भी अलग रखा गया। यहीं से दलितों को अछूत कहा जाने लगा। उन्हें सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, शैक्षिक भेदभाव और धर्म के नाम पर भेदभाव, दलितों को पानी नहीं दिया जाता था, पानी में भेदभाव, खाने में भेदभाव। ये जो ऊंची जाति के लोग थे ये दलितों पर एक साथ हमला करते, उन्हें मारते, उनके घर जला देते, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते और भी कई सारे प्रकार से उन्हें हानि पहुंचा रहे थे। यानी कि हर प्रकार से दलितों को सताया जा रहा था। आपने सुना ही होगा कि कैसे भीमराव अंबेडकर क्लास से अलग बैठकर पढ़ा करते थे। वो अपनी एक बोरी अलग ले जाते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। तो इसी सब को दूर करने और समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण को लाया गया। ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होने पर ही आरक्षण की शुरुआत हुई, इससे पहले भी आरक्षण की शुरुआत हुई थी। संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान कई लोगों ने दलितों के लिए आरक्षण की मांग की, जैसे महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज। बात करें ज्योतिराव फूले की तो इन्होंने सोशल जस्टिस, एजुकेशन और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के बारे में मांग की। सन 1902 में कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने अपने राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया। इसी को ही भारत का प्रथम आरक्षण का उदाहरण माना जाता है। इसी सब के बाद ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की। इस चीज़ को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो एग्री थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और महात्मा गांधी इस चीज़ के खिलाफ थे। इसी को हटाने के लिए महात्मा गांधी जी फास्ट टिल डाई अनशन पर बैठ गए। फिर जब महात्मा गांधी की हालत बिगड़ने लगती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इन दोनों के बीच समझौता होता है और निर्वाचन मंडल की जगह दलितों के लिए आरक्षित सीटें तय की गई। इसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। और फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद जब संविधान लागू होता है तो वहां पर आरक्षण को कानूनी मान्यता दी गई ताकि पिछड़े और शोषित वर्गों को समानता और न्याय मिल सके। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। भारतीय संविधान के तहत एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी एसटी को तो आरक्षण मिलने लगा और फिर 1979 में मंडल कमीशन का गठन अन्य अनुसूचित जनजाति यानी ओबीसी की पहचान और उनके उत्थान उपाय सुझाव के लिए किया गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, जिसके तहत ओबीसी के लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस बात को लेकर बहुत हल्ला भी होता है, लेकिन फाइनली ओबीसी को भी आरक्षण मिल जाता है। इसके बाद 1992 का इंदिरा साहनी मामला होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लीगल बताया, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें और बताई। पहली थी कि टोटल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा था कि ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि
जो ओबीसी वर्ग के संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद 2019 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार थे उनके लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था वो जाति पर ना होकर आर्थिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टोटल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब का आरक्षण मिलाने पर 59.5 हो रहा था। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी विवाद होता है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई ताकि इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अभी यानी 2024 की बात करें तो एससी के लिए पढ़ाई, राजनीति और सरकारी नौकरी में 15% का आरक्षण दिया गया है। सेम इसी सब में एसटी को 7.5% और ओबीसी वालों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 27% और जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है। देखिए, आरक्षण ऑन पेपर तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल ग्राउंड लेवल की तो इसमें भी कई सारे लूप होल हैं। फॉर एग्जाम्पल ईडब्ल्यूएस हो गया, इसमें कई सारे लोग जान के अपनी इनकम कम दिखाते हैं ताकि वो आरक्षण का लाभ ले सकें, क्योंकि इनको आरक्षण आर्थिक बेस पर मिलता है, इसीलिए ये अपनी इनकम कम दिखाते हैं। अब इनकम कम होगी तो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी। बात करें एससी के आरक्षण की तो इसमें भी लूप होल हैं। मान लो परिवार के एक सदस्य को आरक्षण मिला और उसकी स्थिति हर प्रकार से अब सही हो गई है, उसी परिवार के उसी सदस्य के बेटे को आरक्षण इस बेस पे मिले कि वो भी एससी है, तो ये तो फिर गलत होगा। जिसे एक्चुअल में आरक्षण मिलना चाहिए एससी कैटेगरी में उसे तो नहीं मिलेगा, बल्कि जो पहले से संपन्न है उसे मिलेगा। तो ये एक प्रकार से एससी के कमज़ोर वर्गों के लिए गलत है। इसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए कुछ दिन पहले कोर्ट ने ओबीसी की तरह एससी में भी क्रीमी लेयर की बात की है। मेरा मानना है कि आरक्षण समाज में इक्वालिटी लाने के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था है, लेकिन इसे सही से दिया जाए तो, और आरक्षण देने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में जो भी बताया गया है आपको कहीं कहीं मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर खुद देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये फेक बाबा लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं और दिल्ली लिकर स्कैम के बारे में, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं या फिर इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।